हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। बहुत ही बेसिक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है गट हेल्थ। एक्चुअली हमने सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, बट जो बेस है जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारे बच्चे के बॉडी और माइंड पे कौन सी चीज़ें काम करेंगी और क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो घर बैठे बैठे हम समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे का जो गट है वो हेल्दी नहीं है या मुझे अपने बच्चे के गट पे काम करने का ज़रूरत है। पेरेंट्स, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का लीकी गट तो नहीं है या गट इश्यूज तो नहीं है। तो ये टॉपिक आज हमें जो क्लियर करेंगी वो है डाइटिशियन श्रुति कौशल जी। आने वाली वीडियोस में भी किस तरीके के टेस्ट जो अवेलेबल हैं, जो हमें एलर्जेंस के बारे में बताते हैं, इन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। आइए सुनते हैं डाइटिशियन श्रुति कौशल जी को। Hello everyone, I am dietitian Shruti Kaushal and today I am going to talk about gut health। तो आजकल हम सभी लोग गट हेल्थ की बात करते हैं और हम में से कई लोग तो यही सोचते हैं कि गट हेल्थ यानी पेट की ही समस्या है, ये किसी और पार्ट्स को अफेक्ट नहीं करती है, या हम सिर्फ इतना ही समझ के ये सोचते हैं कि नहीं अगर हमारा पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हम ये सोच लेते हैं एक सरफेस से लेवल पे और हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। एंड फ्यूचर में वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो आगे चल के हमें डिफरेंट तरीके से बॉडी में देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एक डायग्राम है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया इंटेस्टाइन का। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें हमारा बॉडी का सारा वेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वहीं मैं बात करूँ तो जितना भी हमारा जो हम खाना खा लेते हैं, खाने के बाद वो जो डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं और बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? लार्ज इंटेस्टाइन से आती है। कई लोगों में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, यानी जो बॉडी का वेस्ट है वो ठीक से एलिमिनेट नहीं हो पाता। बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। कई बार 2-3 दिन तक लोग अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, फिर वो लेग्जेटिव लेते हैं। ट्रांजिट टाइम कई लोगों का वेरी करता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड फिर लेग्जेटिव लेना पड़ता है। जब तक लेग्जेटिव नहीं लेते बच्चे का पेट साफ़ नहीं होता या अडल्ट का पेट क्लीन नहीं होता। इस तरह की डिपेंडेंसी बन जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि कई लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसमें जो अगर हम इसको ध्यान नहीं देते इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसकी जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की वहाँ पे एब्जॉर्प्शन जहाँ होती है, जो भी ज़रूरी मटेरियल है वो ब्लड तक जब जाना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, होल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स के साथ जो वेस्ट भी है, कुछ जो नहीं हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो सारा का सारा ब्लड में जाना शुरू हो जाता है और फिर वो सर्कुलेट हो जाता है अदर पार्ट्स में और फिर हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है कुछ डिजीज़ को। तो देखिए एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया। ये नॉर्मल गट का केस है और ये हमारा जहाँ पे अफेक्टेड गट है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, ये जो वॉल है इसमें जो सेल्स हैं ये हमारे लूजली पैक्ड नहीं होते, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे अच्छे से प्रोसेस होके ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लीकी गट के केस में एक सेल से दूसरे सेल के बीच में गैप होता है। तो यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया हैं या फंगस है, यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया हैं या फंगस है वो कुछ इस तरह से ब्लड में पहुँच जाती है, ब्लड स्ट्रीम में, और पहुँच करके फिर वो हमारी पूरी बॉडी के अदर पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं सिम्टम्स में से है जैसे कि IBS यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। ये भी बहुत कॉमन है, लोगों में रहता ही है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो भी वो खाना खाते एकदम से बॉडी में एक पेन होता है, एक सेंसेशन सी फील होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, गरम नहीं खा सकते, ठंडा नहीं खा सकते या बहुत स्पाइसी खाना नहीं खा सकते। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेशन हो जाती है। डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन है, लो इम्यूनिटी है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इम्यून सिस्टम हमारा धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाएगा, यानी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगे एंड जिसकी वजह से ये सारी समस्या शुरू हो जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि स्टमक, जो भी हम खाना खाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि डाइजेशन जो होती है वो माउथ से होती है, माउथ में स्टार्ट हो जाती है पार्शियल डाइजेशन। तो कई बच्चे क्या है खाना ठीक से नहीं चबा पाते, जिसकी वजह से क्या होता है वो खाने को गल्प कर लेते हैं, अच्छे से उसका च्यूइंग नहीं होता बच्चों का, जिसकी वजह से स्टमक को यहाँ पे जब फूड पाइप के थ्रू पहुँचता है खाना, तो यहाँ पे स्टमक को बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ करना पड़ता है उस खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए, उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो जिसकी वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग, कई बच्चों में वॉमिटिंग वाला फील रहता है, यानी ऑन एंड ऑफ वो बच्चा वॉमिटिंग करता रहता है। वाई? बिकॉज बच्चे का खाना अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, च्यूइंग प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से स्टमक को वर्क करना पड़ा और फिर वो खाना बाहर आ जाता है थ्रू वॉमिटिंग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जब ये खाना हमारा ब्रेन तक पहुंचता है तो किस तरीके से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी मेंटल हेल्थ में क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कई बच्चों में ADHD का प्रॉब्लम है, तो जब हमारे पास ADHD का बच्चा आता है, हम जब उनका परफॉर्मा भरवाते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हमारे बच्चे को ADHD का प्रॉब्लम है, इसके साथ बच्चे को ना डायरिया रहता है या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों में एपेटाइट उतनी अच्छी नहीं होती। फिर जब हम उनकी मिनरल प्रोफाइल चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं बच्चे को जिंक की कमी है, बच्चे में आयरन की कमी है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। वाई? बिकॉज उनकी जो एब्जॉर्प्शन थी वो पुअर थी, वो ब्लड तक पहुंची नहीं, जिसकी वजह से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस ही नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे कम हो गए, जिसकी वजह से बच्चे का फोकस, बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन, बच्चे का रिस्पॉन्स टाइम, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और फिर कि मैम हमारे बच्चे को ADHD का प्रॉब्लम है, इसके साथ बच्चे को ना डायरिया रहता है या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों में एपेटाइट उतनी अच्छी नहीं होती। फिर जब हम उनकी मिनरल प्रोफाइल चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं बच्चे को जिंक की कमी है, बच्चे में आयरन की कमी है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। वाई? बिकॉज उनकी जो एब्जॉर्प्शन थी वो पुअर थी, वो ब्लड तक पहुंची नहीं, जिसकी वजह से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस ही नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे कम हो गए, जिसकी वजह से बच्चे का फोकस, बच्चे की कंसंट्रेशन, बच्चे का रिस्पांस टाइम, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बच्चा धीरे धीरे बिल्कुल ही अपनी जो डे टू डे लाइफ है वो नहीं लीड कर पाता अच्छे से। उसके बाद ऑटिज़म के केस में भी हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन बच्चे को है, बच्चे को स्लीप इश्यूज़ हैं, बच्चा रात के 2 बजे उठ के बैठ जाता है, सडनली बच्चा क्राई करता है विद नो रीज़न, पता नहीं क्या है। मदर्स कई बार पूछती हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चा नहीं बता पाता कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें ऑटिज़म के केस में देखने को मिलते हैं। सडनली क्राई, कभी हंसते रहेंगे तो हंसते ही रहेंगे, अगर रो रहा है तो वो रोता ही जा रहा है। मूड स्विंग्स बच्चे में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो ज़रूरी हार्मोन्स हैं वो बच्चे की बॉडी में नहीं बन पा रहे हैं, जैसे उनका सिक्रेशन टाइम पे नहीं होता। जैसे जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, अगर हम बात करें और अदर हार्मोन्स जो होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे मूड को स्टेबलाइज करने में, वो नहीं बन पाते, विच इज़ वाई ये सडनली क्राइंग, सडनली लाफिंग शुरू हो जाता है बच्चे का मूड ख़राब रहता है, बच्चा बहुत खुश नहीं रहता। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। उसके बाद स्ट्रेस बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बच्चा बहुत एग्रेसिव हो जाता है विद नो रीज़न। कोई छोटी सी चीज़ अगर बुरी लग रही है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या फिर एग्रेसिव हो जाता है, थ्रोइंग कर रहा है बच्चा, चीज़ों को पटक रहा है, चीज़ों को फेंकता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। एंजाइटी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो इतना ज़्यादा एंजाइटी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि गट का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन अगर हमारा गट ही ठीक नहीं होगा, ज़रूरी चीज़ें ही, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ठीक से बनेंगे ही नहीं, ब्रेन तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो वो कैसे वर्क करेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा उतना अच्छे से परफॉर्म कर ले। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्किन की प्रॉब्लम कई बच्चों में हमें कॉमन है, देखने को मिलती है। जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को छींकें बहुत ज़्यादा लगती हैं, उसके बाद वो सारा दिन नोज़ को रब करता रहता है बच्चा, आइज़ में से वाटर निकलता रहता है, कोल्ड है, कफ़ है, सीजनल कोल्ड एंड कफ़ बच्चे को लगा रहता है। हार्वेस्टिंग के दौरान अक्सर ये केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हो जाते हैं, फ्रिक्वेंट मेडिकेशन पे बच्चे को देना पड़ रहा है या लेग्जेटिव्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी न्यूट्रिएंट सारे फ्लैश आउट हो जाते हैं और बैक्टीरिया भी फ्लैश आउट हो जाते हैं, तो वो खाना ही हमारा ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है।
सीजनल एलर्जी बच्चों में बहुत ज़्यादा है, जैसे वीट की हम बात करें कि पॉलिनेशन के टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों में छींकें आ रही हैं, कफ हो रहा है, बच्चे को बार बार नेबुलाइज करना पड़ रहा है, स्टीम देना पड़ रहा है। जब विंटर्स की शुरुआत होती है तो बच्चे को सारा दिन रूम में रखना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें गट हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं, और हमें एज अ पेरेंट्स समझना चाहिए कि अब बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट टाइम लेने का एक्शन लेने का टाइम आ गया है, और हमें अब एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। तो हम जल्द ही आप लोगों के साथ अगली वीडियो में आएंगे लेकर के कि वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम घर बैठे करा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम बच्चे की गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। अगर गट हेल्थ इम्प्रूव होएगी तो ये सारी प्रॉब्लम भी बच्चे की ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल लगेगा। पेरेंट्स, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या पेरेंट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर नहीं हैं, और हर तरीके की पॉसिबल थेरेपीज़ वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, बट वो इम्प्रूवमेंट नहीं है जो आना चाहिए। तो आपको इट मीन्स कि बच्चे की फिजियोलॉजी को भी कंसिडर करना चाहिए। सो प्लीज़, वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।